हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार की आधुनिक इतिहास से संबंधित सिनॉप्सिस नोट्स को डिस्कस करूंगा, जो कि बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व में हमने बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री और बिहार की मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित सिनॉप्सिस नोट्स को यूट्यूब पर डिस्कशन के रूप में अवेलेबल करा दिया है। वे सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और सिनॉप्सिस नोट्स को डिस्कस करेंगे, जहां से प्रतिवर्ष बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा के दौरान बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर आप बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन आप प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले जिस महत्वपूर्ण टॉपिक का आपको अध्ययन करना होगा वह है यूरोपियों का बिहार में आगमन। जिस प्रकार से यूरोपियों का भारत में आगमन मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी प्रकार से बिहार के इतिहास के अंतर्गत यूरोपियों का बिहार में किस प्रकार से किस क्रम में आगमन हुआ और किन यूरोपीय कंट्रीज ने कहां पर अपनी फैक्ट्रीज को स्थापित की, इसके बारे में भी पढ़ना आपको जरूरी है, जानकारी रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर यूरोपियों का बिहार आगमन के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले यूरोपीय के रूप में पुर्तगालियों का बिहार में आगमन होता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है पुर्तगाली सर्वप्रथम आगमन, यानी कि बिहार में सबसे पहले किन यूरोपियों का आगमन हुआ, तो पुर्तगालियों का सबसे पहले बिहार में आगमन हुआ। ठीक है, यूरोपीय जो पुर्तगाली जो थे वे बिहार में सोरा के व्यापार के लिए बिहार में आए थे। ठीक है, इनका जो व्यापारिक केंद्र था वह बंगाल के हुगली में इनका महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो पुर्तगाली से संबंधित तीन चीजों को सिर्फ आपको ध्यान में रखना। पहला, सर्वप्रथम आगमन जो है वह पुर्तगालियों का होता है बिहार में। दूसरा, इनका आगमन का उद्देश्य जो था वह सोरा का व्यापार इनका आगमन का प्रमुख उद्देश्य था। और तीसरा, इनकी जो व्यापारिक केंद्र थी, इनका जो व्यापार का मेन सेंटर पॉइंट था वह बंगाल का हुगली था। तो पुर्तगाली से संबंधित ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। पुर्तगाली के बाद दूसरे नंबर पे जो है वह है डच। डच जो है उनका पहली फैक्ट्री पटना में 1632 ईस्वी में डचों की पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित हुई थी। ठीक है, अगर इनकी फैक्ट्री का लोकेशन देखा जाए कि पटना के किस स्थान पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1632 में स्थापित की, तो इसका जो लोकेशन है वह वर्तमान समय में पटना कॉलेज का जो प्रशासनिक भवन है वहीं उस समय डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इनका व्यापार का जो मेन एरिया था वह सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे, अफीम का व्यापार करते थे और नील का व्यापार करते थे। एकदम स्पष्ट आपको याद होनी चाहिए, पुर्तगाली जो बिहार आए थे उनका एजेंडा था सोरा का व्यापार, और जो डच बिहार आए थे उनका एजेंडा था सूती वस्त्र, अफीम और नील का निर्यात। ये एकदम पूरी तरीके से पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पुर्तगाली हो गए। पुर्तगाली के बाद जो हो गए वह है डच। डच के बाद अब हम लोग देखते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश 1632 ईस्वी में की थी। हालांकि इनको वास्तविक सफलता जो है वह 1651 ईस्वी में इनको प्राप्त हुई थी फैक्ट्री स्थापित करने में, लेकिन इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास 1620 ईस्वी में किया। कहां पर? पटना के आलमगंज में। ठीक है, अंग्रेज यात्री इस समय जो अंग्रेजों का जब यहाँ पे आगमन होता है तो जो अंग्रेज यात्री बिहार में जिनका आगमन हुआ उनमें अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल, पीटर मुंडी आदि प्रमुख हैं। ठीक है, प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को माना जाता है प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट। तो आप लोग याद रखेंगे प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे माना जाता है? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को, जो कि 1865 ईस्वी में बना था। पटना में गोल घर का निर्माण भी इन्हीं अंग्रेजों के दौरान में किया गया था। कब? 1786 ईस्वी में। इसके अलावा अंग्रेजों का अगर व्यापार देखा जाए, जिस प्रकार से हमने यहाँ पुर्तगालियों का देखा कि ये सोरा का व्यापार के लिए फेमस थे, डच जो थे वे सूती वस्त्र, अफीम और नील के निर्यात के लिए फेमस थे, तो अंग्रेज किस चीज का यहाँ से व्यापार और निर्यात करते थे? तो जो अंग्रेजों का व्यापार का जो मेन सेंटर पॉइंट था वे अंग्रेज जो थे नील की एवं सूती वस्त्र की, ये दो चीजों का बिहार से व्यापार करते थे। ठीक है, तो पुर्तगाली, डच
और अंग्रेज को हमने देखा। एक और महत्वपूर्ण यूरोपीय जिसके बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी रखना है वह है डेन। डेन्स की अगर पहली फैक्ट्री पटना में देखा जाए तो 1774 ईस्वी में डेन ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की। ठीक है, ये बेसिकली पटना में नेपाली कोठी के समीप इन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। तो पुर्तगाली में 4 पुर्तगाली जो हैं वह बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हमने देखा सबसे पहले 4 यूरोपियन जो हैं वह बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमने देखा पुर्तगाली के बाद हमने देखा डच के बाद हमने देखा अंग्रेज और अंग्रेज के बाद हमने देखा डेन्स। ये 4 जो यूरोपीय हैं वह बिहार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जिस पे ध्यान देना है वह इनकी फैक्ट्री बिहार में कब और कहाँ स्थापित हुई। इनकी फैक्ट्री को याद रखना है कब और कहाँ, और इनका व्यापार का एरिया क्या था, किन चीज़ों का व्यापार करते थे। बस, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना यहां से बिल्कुल नहीं है। अब आइए, चूंकि बिहार में अंग्रेजों का शासन जिस प्रकार से भारत में लंबे समय तक रहा है, तो स्वाभाविक है कि अंग्रेजों का शासन हमें विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार में अगर अंग्रेजी शासन के बारे में अध्ययन किया जाए तो प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार में अंग्रेजों का शासन काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ होता है। आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध के पश्चात अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अंग्रेजों का शासन अधिपत्य हो जाता है और अंग्रेजों ने कठपुतली शासक के रूप में बंगाल पर मीर कासिम, मीर जाफर जैसे शासकों को कठपुतली शासक के रूप में बंगाल की गद्दी पर बैठाया और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने अपनी शासन भार को संभाला। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के पश्चात 1757 ईस्वी के पश्चात अप्रत्यक्ष रूप से बिहार में भी अंग्रेजों की शासन की नींव पड़ जाती है। प्लासी के युद्ध के पश्चात क्लाइव का पटना आगमन होता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार का नवनियुक्त उपनवाब मीरन को बनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल में मुर्शीद कुली खां बनता है लेकिन बिहार में उपनवाब मीरन को बनाया जाता है। ये पॉइंट आप एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हमेशा याद रखेंगे। और नायब नाजिम राजा राम नारायण को नायब नाजिम बनाया जाता है। ठीक है, अंग्रेजों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसे आपको जान लेना है। जैसे अली गौहर के द्वारा पटना की घेराबंदी की गई थी, उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन नॉक्स के द्वारा किया गया था। अली गौहर का पटना में राज्याभिषेक हुआ था और इनका नया नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये थे परवर्ती मुगल शासक। ठीक है, अब चूंकि प्लासी का युद्ध हमने देखा जहां पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन प्रारंभ होता है, और लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात बिहार पर, बंगाल पर और कई सारे प्रांतों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में भी एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो बिहार के इतिहास में भी अंग्रेजों की शासन के संदर्भ में प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में आपको जानना आवश्यक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध में एक पक्ष जो था वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का शासक मीर कासिम। एक पक्ष जो थे जिनकी हार हुई थी युद्ध में, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। वहीं दूसरा जो पक्ष था जो जिसने जीत दर्ज की वह था ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी युद्ध में अंग्रेजों की जीत होने के साथ ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा में द्वैध शासन की पद्धति प्रारंभ होती है। द्वैध शासन एक नया कंसेप्ट के रूप में उभरकर सामने आता है जिसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिलता है और बिहार में भी द्वैध शासन बक्सर के युद्ध के पश्चात प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, द्वैध शासन के दौरान पटना में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया। कब किया गया रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन? 1770 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब किया गया? 1770 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर को रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष बनाया गया और रॉबर्ट पाल्क तथा जॉर्ज वेंसिनटार्ट इसके सदस्य बने। तो यह है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, बक्सर का युद्ध तथा बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत।
तो हमने बिहार में अंग्रेज में पलासी के युद्ध को देखा और बक्सर के युद्ध के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन जहां से प्रति वर्ष लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं वह है बिहार में हुए प्रमुख विद्रोह। बिहार में कई सारे विद्रोह हुए, चूंकि अंग्रेजों का शासन था, शोषणकारी नीतियां अंग्रेजों के द्वारा बनाई जा रही थी, दमन से संबंधित कई सारे कार्य किए जा रहे थे, भारतीयों का दमन किया जा रहा था। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में एक भारतीयों का गुस्सा जो है वह अंग्रेजों के विरुद्ध फूटेगा और उसी गुस्सा का परिणाम था कि बिहार में तत्कालीन समय में कई सारे विद्रोह आयोजित किए गए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। उनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है नोनिया विद्रोह। इन विद्रोह से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होगा सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहां पर देखेंगे, आपका यहां से रिवीजन होता चला जाएगा। पहला है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह की जो अवधि है वह 1770 से 1800 ईस्वी तक नोनिया विद्रोह हुआ था। नोनिया विद्रोह नोनिया समुदाय के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य कारण जो था वह सोरा का व्यापार। सोरा का व्यापार नोनिया विद्रोह का मुख्य कारण बना, जो कि 1770 से 1800 ईस्वी के दौरान हुआ था। इसका जो क्षेत्र था, यानी कि नोनिया विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ था, तो तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया, इन 4 क्षेत्रों में नोनिया विद्रोह का विस्तार हुआ। आपको याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट रूप से आपको याद होना चाहिए। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच कारण विद्रोह का सोरा का व्यापार किन क्षेत्रों में हुआ, तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया। बस, इससे ज्यादा आपको नोनिया विद्रोह में जानकारी नहीं प्राप्त करनी है। अगला है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह की जो अवधि है वह 1772 से 1780 ईस्वी तक पहाड़िया विद्रोह हुआ है। पहाड़िया विद्रोह का क्षेत्र क्या था, तो संथाल परगना पहाड़िया विद्रोह का मुख्य क्षेत्र था, यानी कि पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना वाले क्षेत्र में घटित हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो करिया पुलहर और चेंगरू संवरिया ने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका परिणाम क्या हुआ, तो पहाड़िया सरदार और अंग्रेजों के मध्य एक समझौते के रूप में इसका परिणाम उभर कर सामने आया। जिस समय पहाड़िया विद्रोह किया गया था उस समय अंग्रेज प्रशासक अगस्टस क्लीवलैंड उस समय अंग्रेज प्रशासक थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नोनिया विद्रोह 1770 से 80, पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1780, नोनिया 1770 से 1800। ठीक है, अब आइए जो महत्वपूर्ण है वह है ताना भगत आंदोलन। देखिए, ताना भगत आंदोलन जो है वह 1914 ईस्वी में घटित हुआ था। यह 1914 ईस्वी से लेकर छिटपुट घटनाओं के साथ लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। ताना भगत आंदोलन का जो प्रारंभिक नाम था वह कुरुक धर्म था, कुरुख धर्म। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, जतरा भगत। नाम मिलता जुलता है तो याद करने में आपको सुविधा होगी। ताना भगत आंदोलन नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, जिन्हें अन्य नामों के रूप में जर्मन कैसर बाबा के रूप में भी जिन्हें जाना जाता है। इस आंदोलन की अगर प्रकृति देखा जाए तो इस आंदोलन की प्रकृति धार्मिक और आर्थिक सुधार थी। धर्म सुधार ताना भगत आंदोलन की प्रकृति थी और आर्थिक भी सुधार इसकी एक प्रमुख डिमांड थी। गांधीवादी आंदोलन के दौरान जिन महत्वपूर्ण हथियारों का प्रयोग किया गया आंदोलन के रूप में, उन्हीं गांधीवादी आंदोलनों से, गांधीवादी विचारों से प्रभावित था ताना भगत आंदोलन। तो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट यहां पर महत्वपूर्ण है। यहां पर आइए तमाड़ विद्रोह। जो तमाड़ विद्रोह की अवधि है वह 1789 से लेकर 1832 तक है। यहां स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं 1789 1789 से लेकर 1832 1832 ईस्वी तक तामड़ विद्रोह। इसका जो क्षेत्र था वह छोटा नागपुर का पठार तामड़ विद्रोह का मुख्य क्षेत्र था। उराव जनजाति के द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख कारण क्या था, तो जमींदारों का विरोध किया गया था तामड़ विद्रोह में, क्योंकि जमींदार जो थे वे अंग्रेजों के एक प्रतिनिधि के रूप में आदिवासियों से काफी ज्यादा लगान वसूल रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे। यह तामड़ विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण बना, जिसका नेतृत्व, तामड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मुंडा तथा मौजी मुंडा के द्वारा तामड़ विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तामड़ विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया, उराव जनजाति के द्वारा। तामड़ विद्रोह का क्षेत्र क्या था, छोटा नागपुर का पठार। इसकी अवधि क्या थी, 1789 से 1832। इसका कारण क्या था, जमींदारों का विरोध। और तामड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा ने तामड़ विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है,
अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है वह 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह होता है। इसका भी क्षेत्र जो था, जो तामिल विद्रोह का क्षेत्र था छोटा नागपुर, उसी क्षेत्र में कोल विद्रोह भी 1831-32 ईस्वी में घटित हुई थी। इसका कारण क्या था? चावल की शराब यानी हड़िया पर उत्पादन शुल्क लगाना, सिंगराई मानकी के अधिकार छीन जाना तथा दिकुओं के द्वारा शोषण। दिकु उस समय बेसिकली जो बाहरी लोग थे, जमींदार थे, अंग्रेज थे, उनको दिकु नाम से संबोधित किया गया था और दिकुओं के द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था। कई प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे थे। तो इन सब कारणों से कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में घटित हुआ, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत और गंगा नारायण जैसे विद्रोहियों ने किया था। यानी कि कोल विद्रोह बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में घटित हुआ था। इसका परिणाम क्या निकला? तो कोल विद्रोह के परिणाम के रूप में विनियमन रेगुलेशन का आरोपण किया गया था। उस समय ब्रिटिश शासक थॉमस विल्किंसन था, जिसे किसुन साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो कोल विद्रोह जिस समय घटित हुआ उस समय ब्रिटिश प्रशासक कौन था? आप क्या बताएंगे? थॉमस विल्किंसन या कुसुन साहेब। यह है प्रमुख कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के बाद अब देखते हैं संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह। तो जो संथाल विद्रोह है वह 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह घटित हुआ था। संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो दामिन एक कोह संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र था। इसका भी एक प्रमुख कारण था दिकुओं के द्वारा किया जाने वाला शोषण। अभी हमने स्पष्ट किया दिकु किसे कहा जाता है। जो बाहरी लोग थे, जमींदार लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उनको दिकु के नाम से संबोधित किया गया है और इनके द्वारा आदिवासियों का जो शोषण किया जा रहा था, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। वन उत्पाद के संग्रहण पर रोक लगा दिया गया था, जंगलों की कटाई की जा रही थी, इनका अवैध व्यापार किया जा रहा था, जबरन मजदूरी वसूली की जा रही थी। तो इन सभी गतिविधियों से व्यथित होकर इनके द्वारा संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में किया गया। संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? तो सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कोल विद्रोह का नेता हमने यहाँ पर बताया आपको बुद्धो भगत और गंगा नारायण। उसी प्रकार से संथाल विद्रोह को जिसने नेतृत्व कर्तव्य प्रदान की उनमें सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव प्रमुख थे। प्रमुख अंग्रेज शासक इस समय कौन था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर संथाल विद्रोह के दौरान प्रमुख अंग्रेज प्रशासक था। इसकी परिणति, इसका परिणाम क्या हुआ? तो दामिन एक कोह का नाम चेंज कर दिया गया, नया एक संथाल परगना बनाया गया। इसके अलावा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 पारित किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब पारित किया गया? तो आप क्या बताएंगे? 1860 ईस्वी में। यह किस आंदोलन का परिणाम था? तो आप क्या बताएंगे? संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 ईस्वी में सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव के नेतृत्व में घटित किया गया था। ठीक है, तो यह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बाद जो महत्वपूर्ण है वह है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह जो है वह 1856 ईस्वी में, जस्ट 1857 के रिवोल्ट से पूर्व 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल में प्रारंभ किया गया। इसका कारण क्या था? लोटा विद्रोह नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था। इसी कारण जो वहां जेल में बंद तो कैदी थे, उनके द्वारा लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल में किया गया। एक और महत्वपूर्ण विद्रोह जो ऊपर में छूट रहा है वह है बहावी आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण है बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन का केंद्र अगर देखा जाए तो इसका मेन जो सेंटर पॉइंट, मेन केंद्र रहा है वह है पटना। इसके प्रमुख नेता के रूप में, इसके जो प्रमुख नेता थे वह इसके प्रमुख नेता विलायत अली खां, इनायत अली, फरहत अली और शाह मोहम्मद हुसैन, इसके 4 प्रमुख नेता थे। नेता का नाम हमेशा आप लोग याद रखेंगे। वहाबी आंदोलन के नेता का क्या नाम था? विलायत अली खां, इनायत अली, फरहत अली, शाह मोहम्मद हुसैन। ये बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसका प्रमुख केंद्र पटना में था। भारत में इसके संस्थापक जो देखा जाता है बहावी आंदोलन का, वह सैयद अहमद बरेलवी को भारत में बहावी आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। ये पटना में जो प्रमुख विद्रोह हुआ उसके नेता थे विलायत अली, इनायत अली, फरहत हुसैन, शाह मोहम्मद हुसैन। लेकिन भारत में इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी को माना जाता है बहावी आंदोलन का। इसके प्रवर्तक मोहम्मद अब्दुल वहाब थे जो कि अरब से संबंधित थे। तो इस प्रकार से हमने बहावी आंदोलन, इसके अलावा अंग्रेजों के विरुद्ध में जो प्रमुख घटनाएं घटी, विद्रोह हुए, उसे हमने डिस्कस किया।
उन विद्रोहों में सबसे जो महत्वपूर्ण विद्रोह और जिस पर फोकस करना है और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत की आज़ादी का एक प्रमुख कारणों में से एक बना, वह था 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में न सिर्फ बिहार ने बल्कि बिहार वासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और कुंवर सिंह के नाम से कौन भारतीय परिचित नहीं होगा। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह अगर हम लोग बिहार में देखें तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह की नींव बिहार में रोहिणी विद्रोह से प्रारंभ होता है। देवघर जो कि वर्तमान झारखंड में पड़ता है, देवघर के रोहिणी ग्राम से 12 जून 1857 ईस्वी को बिहार में 1857 की क्रांति का सूत्रपात माना जाता है। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि बिहार में 1857 ईस्वी की विद्रोह की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो आप क्या बताएंगे? वर्तमान झारखंड के, उस समय चूंकि बिहार और झारखंड जो थे वे एक साथ में ही थे। 2000 ईस्वी में झारखंड का निर्माण हुआ तो झारखंड अलग हो गया, लेकिन उस समय झारखंड और बिहार एक साथ ही थे, तो स्वाभाविक है कि वर्तमान का जो झारखंड का एरिया है उसके अंतर्गत देवघर जिले के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 ईस्वी को बिहार में 1857 की क्रांति का सूत्रपात माना जाता है। उस समय अंग्रेज अधिकारी विलियम था, पटना के कमिश्नर उस समय थे विलियम। मेजर जनरल लोयाट दानापुर सैन्य मुख्यालय प्रमुख थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि जिस समय बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई उस समय दानापुर सैन्य मुख्यालय का प्रमुख कौन था, तो आप क्या बताएंगे? मेजर जनरल लोयाट दानापुर सैन्य मुख्यालय का प्रमुख था, और उस समय पटना का कमिश्नर विलियम था। ठीक है, यह सबसे पहला चूंकि था नींव पड़ी बिहार में 1857 के विद्रोह रोहिणी विद्रोह के द्वारा। इसके पश्चात अगर हम पटना में देखें 1857 के विद्रोह को, तो रोहिणी विद्रोह चूंकि कब घटित हुई? 12 जून 1857 को। इसके बाद इसकी एक दूसरी घटना के रूप में पटना में 3 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह होता है। ठीक है, इसका नेतृत्व जो था वह पीर अली ने किया था। आप याद रखेंगे, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पीर अली। और वर्तमान समय में देखेंगे कि गांधी मैदान के एक कॉर्नर साइड में जो पीर अली पार्क है वह इन्हीं की स्मृति में बना हुआ है, पीर अली के स्मृति में। तो पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, और जिस समय 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह हुआ था उस समय अंग्रेज अधिकारी जो था वह टेलर था। पटना का कमिश्नर टेलर था उस समय, जिस समय पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह 3 जुलाई 1857 को किया गया। तो सबसे पहले 1857 की विद्रोह की घटना बिहार में रोहिणी गांव से प्रारंभ होती है। रोहिणी गांव यानी कि देवघर जिला वर्तमान झारखंड। दूसरा जो विद्रोह का प्रमुख कड़ी था वह पटना में प्रारंभ हुआ 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली के नेतृत्व में। अब धीरे धीरे पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह विस्तृत होता चला गया, और अब कुंवर सिंह इसका नेतृत्वकर्ता संभालते हैं। कुंवर सिंह जो थे वह बिहार में 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं। यह जगदीशपुर के जमींदार थे। इनकी प्रमुख अगर विजयी देखा जाए तो शाहाबाद, आरा और आजमगढ़ में इन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया था, अंग्रेजों को धूल चटाई थी। ठीक है, इन्हें बेसिकली कभी ना हारने वाले विद्रोही नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु को दिन को बिहार सरकार के द्वारा विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कुंवर सिंह दिवस जो है, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं यहाँ नहीं लिखा हुआ है मैं बता दे रहा हूँ। कुंवर सिंह दिवस 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल आप लोग इसे लिख लेंगे। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई, लेकिन कुंवर सिंह दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कुंवर सिंह से संबंधित एक प्रमुख युद्ध है जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वह है बीबीगंज का युद्ध। बीबीगंज का युद्ध यह बेसिकली कुंवर सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था इसी 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान 2 से 3 अगस्त 1857 को। ठीक है, इसमें मेजर विंसेंट आयर ने कुंवर सिंह को परास्त किया था। ठीक है, तो कुंवर सिंह के बारे में हमने यहाँ पर जानकारियाँ पढ़ ली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रमुख विद्रोह हुआ वह है मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान घटित हुआ मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बहुत फेमस है, आप लोग इनसे परिचित अवश्य होंगे। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में
प्रारंभ किया गया था, इसका अन्य नाम उलगुलान विद्रोह भी था। इसका कारण क्या था? तो कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा खुटकुटी परंपरा, जो कि आदिवासियों की एक काफी प्रसिद्ध परंपरा थी, खुटकुटी परंपरा, उसे अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यह एक प्रमुख विद्रोह था, मुंडा विद्रोह, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो इसे हमने बिरसा मुंडा विद्रोह को भी देखा। अब आइए बिहार में किसान आंदोलन। हमने बिहार में पुर्तगालियों का आगमन देखा, अंग्रेजों के विरुद्ध कई सारे विद्रोह देखे, अंग्रेजों की साम्राज्य किस प्रकार से बिहार में अंग्रेजों ने शासन सत्ता संभाली उसे देखा। अब आइए बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन की नींव, कई सारे किसान आंदोलन हुए, लेकिन सबसे पहला और प्रमुख अगर किसान आंदोलन के रूप में किसी को चिन्हित किया जा सकता है तो वह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में घटित हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण सत्याग्रह का जो प्रमुख कारण था वह था 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था का मतलब उस समय 3/20वें भाग पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि अगर किसी के पास 20 बीघा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, तो उसके 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना होगा। या अंग्रेजों के द्वारा ऐसा कानून बना दिया गया था। इसे ही 3 कठिया यानी कि 3 कट्ठा, 20 कट्ठा अगर आपके पास जमीन है तो 3 कट्ठा पर आप नील की खेती करेंगे। इसे 3 कठिया नाम दिया गया। अब इसे याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा भी गया है बीपीएससी में, 3/20 यानी कि 3 कठिया व्यवस्था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917, नेता महात्मा गांधी, इसका कारण 3 कठिया आंदोलन, 3 कठिया प्रथा। ठीक है, इसके बाद प्रमुख अगर किसान सभा देखा जाए तो किसान सभा 1922-23 ईस्वी में हुआ था बिहार के मुंगेर में। इसके अध्यक्ष जो थे वे शाह मोहम्मद इसके अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वर चौधरी इसके उपाध्यक्ष थे। किसान सभा के सचिव कौन थे बिहार में? नंद कुमार सिंह किसान सभा के सचिव थे। तो किसान आंदोलन के रूप में चंपारण को देखा। किसान सभा बिहार में 1922-23 में किसान सभा की बैठक हुई मुंगेर नामक स्थान में, जिसके अध्यक्षता शाह मोहम्मद के द्वारा तथा जिसके उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वर चौधरी के द्वारा तथा सचिव नंद किशोर सिंह उस समय सचिव थे। तो यह है किसान सभा 1922-23। अब आते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा अगर देखा जाए तो बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला नामक स्थान पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की बैठक हुई 1929 में, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया और जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। तो आप लोग याद रखिएगा, किसान सभा 1922-23 मुंगेर वह अलग है और बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 सोनपुर मेला स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, यह अलग है और दोनों जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए बिहार प्रांतीय किसान सभा के बिहार में सम्मेलन, यह मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है और ये फैक्ट्स बकायदा आपको सारे बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। आपने कई सारे बुक्स भी पढ़ा होगा बिहार स्पेशल से संबंधित, लेकिन बिहार प्रांतीय के जो 3 किसान सभा हुए, तीनों किसान सभा के बारे में जानकारी शायद ही आपको मिल पाएगी एक जगह पे, लेकिन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से याद करें। बिहार प्रांतीय किसान सभा अगर देखा जाए तो जो पहला बिहार प्रांतीय किसान सभा हुआ वह 1929 में सोनपुर में हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, जिसे अभी हमने ऊपर पढ़ा। अगर बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन देखा जाए तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया जिला में हुआ था, वर्तमान समय का गया जिला, 1934 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1935 में हाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। यानी कि 3 चीजें आपको याद रखनी है, किसकी अध्यक्षता में, कब और कहां। बिहार प्रांतीय पहला किसान सम्मेलन 1929 में, दूसरा किसान सम्मेलन 1934 में, तीसरा किसान सम्मेलन 1935 में। पहला सोनपुर में, दूसरा गया में और तीसरा हाजीपुर में। पहला की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती, दूसरा की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन और तीसरे बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता पुनः स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये 3 प्रांतीय किसान सभा है, वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग तीनों को अच्छे से याद रखें। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा के बाद हम लोग बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं। बिहार में कई सारे क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हुई थी बिहार को, भारत को आज़ादी दिलाने के दौरान। उनमें अगर देखा जाए तो कई सारे प्रमुख हैं यहाँ पर बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन। उनमें
बाबा जी ठाकुर दास हैं। बाबा जी ठाकुर दास जो हैं पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी 1906-07 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग याद रखें, बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906-07 ईस्वी में की गई थी। दूसरे हैं मजहरुल हक। मजहरुल हक को सदाकत आश्रम की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। तो पहला है बाबा जी ठाकुर दास, जिनके द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906-07 ईस्वी में की गई, और दूसरा है मजहरुल हक, जिनके द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई तथा द मदरलैंड समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट अगर देखा जाए तो वह है सचिंद्रनाथ सन्याल, बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी। कौन है सचिंद्रनाथ सन्याल, बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल जो हैं, इन्हें पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा को स्थापित किया था। बनारस संयंत्र केस के तहत इन्हें काला पानी की सजा दी गई। इन्होंने बंदी जीवन पुस्तक को भी लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। बंदी जीवन पुस्तक का लेखन कार्य किनके द्वारा किया गया? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने बंदी जीवन पुस्तक को लिखा कारागार में ही। इन्हें बनारस संयंत्र केस के तहत काला पानी की सजा प्रदान की थी और सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को 1913 ईस्वी में स्थापित किया था। अगर सचिंद्रनाथ सन्याल के बाद जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हुए जिनका बिहार में महत्वपूर्ण योगदान रहा, वह है बंकिम चंद्र मित्र। बंकिम चंद्र मित्र ने भी बिहार में अनुशीलन समिति की नींव रखी पटना शाखा की स्थापना में सहयोग के लिए। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। और इन्हीं की जो शाखा थी उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए बंकिम चंद्र मित्र के द्वारा अनुशीलन समिति की एक और शाखा की स्थापना की गई थी। इन्होंने लिबर्टी लीफलेट्स वितरण 1915 ईस्वी में किया था। इसके प्रमुख सहयोगी अगर देखा जाए लिबर्टी लीफलेट्स वितरण के, तो सहयोगी के रूप में टी.के. घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता बिहार नेशनल कॉलेज के ये प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है, तो हमने देखा सचिंद्रनाथ सन्याल, मजहरुल हक, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब हम लोग देखते हैं बैकुंठनाथ शुक्ल। बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं बैकुंठनाथ शुक्ल। ठीक है, बैकुंठनाथ शुक्ल की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह है हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि में बैकुंठनाथ शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने फणींद्र घोष की हत्या की थी। फणींद्र घोष कौन थे? तो लाहौर संयंत्र केस के गवाह के रूप में थे, तो इसीलिए इन्होंने लाहौर संयंत्र केस के जो गवाह थे, गवाह की इन्होंने हत्या कर दी ताकि कई क्रांतिकारियों की जांच बच सके, जान जो है वह बच सके। तो बहुत महत्वपूर्ण है क्रांतिकारी घटनाओं में बैकुंठनाथ शुक्ल। इनको आप यहाँ चेहरे में देख सकते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं। बैकुंठनाथ शुक्ल बेसिकली इन्हें हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का श्रेय दिया जाता है। इनको प्रमुख रूप से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि फणींद्रनाथ घोष की इन्होंने हत्या की थी, जो कि लाहौर संयंत्र केस के एक प्रमुख गवाह थे, और इनकी हत्या कहां पर की थी? बेतिया में। इन्हें बैकुंठ शुक्ल को मोतिहारी जेल में इन्हें फांसी की सजा प्रदान की गई थी। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है जो अगला महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड जो है वह 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटित हुई थी। इनके अभियुक्त कौन थे? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी के द्वारा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बम कांड की कार्रवाई की गई थी। इसका लक्ष्य जो टारगेट पे जो अंग्रेज अधिकारी था वह अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड इनका प्रमुख टारगेट था, लेकिन उस समय अंग्रेज जो टारगेट तो था वह टारगेट वो पूरा नहीं कर सके और अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी व पुत्री की डेथ हुई थी उसमें। इसका परिणाम क्या हुआ मुजफ्फरपुर बम कांड का? तो चूंकि अभियुक्त थे खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी, तो इसका परिणाम यह हुआ कि खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके इनकी फांसी की सजा दी गई, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर लिया था। खुदीराम बोस जो फांसी जब दी जा रही थी तो इनके लिए जो केस की जो पैरवी कर रहे थे, केस के जो वकील थे खुदीराम बोस की तरफ से, वह थे कालिदास बसु। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे।
अन्य महत्वपूर्ण अगर क्रांतिकारी घटनाओं में अन्य महत्वपूर्ण अगर घटना हम लोग देखें बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो वह है बिहार में होम रूल लीग। होम रूल लीग की अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में होम रूल लीग की शाखा 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में होम रूल लीग की शाखा बांकीपुर पटना में स्थापित हुई। बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक जो थे बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। इसकी मुजफ्फरपुर शाखा जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में गठित की गई थी। तो बिहार में होम रूल लीग की दो शाखा थी। पहला पटना में जो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में स्थापित की गई। दूसरा मुजफ्फरपुर शाखा जो है होम रूल लीग का, उसके संस्थापक जनकधारी प्रसाद को माना जाता है। तो होम रूल आंदोलन बिहार में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का गांधीवादी चरण। बेशक गांधीवादी युग जो है वह स्वतंत्रता आंदोलन के दृष्टिकोण से भारत के आधुनिक इतिहास के साथ साथ बिहार के आधुनिक इतिहास में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर गांधीवादी आंदोलन को गांधीवादी चरण को देखा जाए तो बिहार में गांधीवादी चरण का सर्वप्रथम शुरुआत 1917 ईस्वी की चंपारण सत्याग्रह से माना जाता है, जो कि तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। कौन? चंपारण सत्याग्रह। किसके विरुद्ध? तिनकाठिया पद्धति के विरुद्ध। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को बेसिकली आमंत्रित किया था कि आप बिहार आइए और चंपारण में किसानों की दुर्दशा को देखिए। किनके द्वारा आमंत्रित किया गया? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, जिन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में भाग लिया और गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया, जिसका परिणाम हुआ चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। प्रमुख आंदोलनकारी जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही चंपारण सत्याग्रह में, उनमें राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, शंभू शरण, ये प्रमुख ऐसे आंदोलनकारी थे जिन्होंने गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण परिणाम निकलकर सामने आया। चंपारण एग्रेरियन समिति, ब्रिटिश सरकार के द्वारा चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया था। ये गठनकर्ता जो थे वे अल्बर्ट गेट थे, उस समय बिहार के उपराज्यपाल थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? अल्बर्ट गेट बिहार के उपराज्यपाल थे जिस समय चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन हुआ या फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 गठित हुआ। ठीक है। अगर चंपारण एग्रेरियन समिति को देखा जाए तो चंपारण एग्रेरियन समिति के जो अध्यक्ष थे वह एफजी सलाई इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। तो चंपारण एग्रेरियन समिति की अध्यक्षता किसने की? एफजी सलाई ने। इनके अन्य प्रमुख सदस्यों में गांधी जी, एलसी अदामी, जी सैनी, डीजे रीड, कृत्यानंद सिंह, ये अन्य सदस्य थे। 1 2 3 4 5 सदस्य और एक एफजी सलाई। ठीक है। तो चंपारण एग्रेरियन समिति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह हो गया। बेसिकली अगर चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह के लिए देखा जाए कि गांधी जी का बिहार आगमन कब हुआ था, तो देखा जाए कि गांधी जी का पटना जो आगमन हुआ था वह 10 अप्रैल 1917 को इनका आगमन हुआ था। ठीक है। आप लोग क्रम यहाँ पे याद रखिए। वे आते हैं चंपारण सत्याग्रह के लिए। बेसिकली 1916 ईस्वी में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल ने भी बिहार से भाग लिया और इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया और कहा कि आप आइए और अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से चंपारण में किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसे देखिए। इसका परिणाम स्वरूप गांधी जी 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचते हैं, जहां पर मजहरुल हक व बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से इन्होंने भेंट की। 10 अप्रैल 1917 के पटना आगमन के पश्चात इनका 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी में आगमन होता है। पुनः 22 अप्रैल 1917 को ये बेतिया पहुंचते हैं, जहां पर हजारीमल धर्मशाला में इन्होंने विश्राम किया था जब ये बेतिया पहुंचे थे। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह उन्होंने अंग्रेजों से मिला, कार्रवाई की, कई सारे उन्होंने विद्रोह गतिविधियों में भाग लिया। इसका परिणाम रहा चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 भी पारित किया गया। ठीक है। इससे एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर जुड़ा हुआ चीजें हैं, वह है मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास गांधी जी ने कब किया? तो आप क्या बताएंगे? महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 24 मई 1918 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया गया है। यह था गांधी जी का बिहार आगमन। ठीक है। चंपारण हमने देख लिया। चंपारण के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन के समर्थन में, जब भारत में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ तो उसके समर्थन में बिहार में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को बिहार में हड़ताल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किस असहयोग आंदोलन के दौरान ही किया गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को हड़ताल की गई थी। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर, पटना में गुलाम इमाम, मोतिहारी में गोरख प्रसाद, इसके अलावा अन्य प्रमुख नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि प्रमुख हैं। बिहार स्वराज दल 1923 का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया गया। अब जानते हैं कि स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, लेकिन उसका जो बिहार इकाई जो था वह बिहार इकाई बिहार स्वराज दल का भी गठन 1923 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता नारायण प्रसाद ने की थी। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स अगर देखा जाए तो इमारत शरिया का गठन किसके द्वारा किया गया था? इमारत शरिया फुलवारी में इसका गठन मौलाना सज्जाद के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का गया अधिवेशन या कांग्रेस का गया में अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। एक एक पॉइंट्स हम लोग लगातार किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं बिहार में घटित हो रही है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो कांग्रेस का गया में अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई। इसके बाद स्वराज दल का गठन होता है। इसके बाद शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन भी बिहार में प्रारंभ होता है। तो यह था असहयोग आंदोलन के बाद की घटनाएं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना जो घटित होती है वह है साइमन कमीशन के विरुद्ध। आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन का बिहार में आगमन हुआ और पूरे भारत में इसका काफी जोर शोर से विरोध किया गया था और साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। इसका प्रमुख कारण था कि साइमन कमीशन में जो भी सदस्य शामिल थे वे सारे के सारे अंग्रेज थे। ठीक है। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर कब हुए? 1 नवंबर 1927 ईस्वी को। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा व इस्माइल खां। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा भी घटित हुई थी। आयोग के सदस्यों का पटना आगमन कब हुआ? 12 दिसंबर 1923 ईस्वी को और आयोग का स्वागत महाराजा डूमराव के द्वारा किया गया। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रश्न यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, साइमन कमीशन के सदस्यों का बिहार में आगमन कब हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को बिहार में साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन होता है। इसके अलावा इन सभी फैक्ट्स को भी यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। जो जब साइमन कमीशन के सदस्यों का जब बिहार आगमन होता है तो उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? डूमराव महाराज के द्वारा इसका स्वागत किया गया था। तो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ, उसे हमने देखा। अब आइए सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर गांधी जी और उनके अन्य जो साथी थे उसको यहाँ पर दिखाया गया है जब वे दांडी मार्च कर रहे हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के द्वारा ही प्रारंभ होता है। दांडी मार्च में जितने प्रमुख गांधी जी के साथी थे उनमें बिहार के एकमात्र प्रतिभागी यानी कि दांडी मार्च में शामिल होने वाला बिहार का एकमात्र व्यक्ति, बिहार का एकमात्र प्रतिनिधि थे गिरवरधारी चौधरी, जिन्हें कारो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो यह फैक्ट यहाँ से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई? तो पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में की गई। कब की गई? मई 1930 में पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी। इसमें सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया था। किसमें? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, CDM। अभी हमने ऊपर बताया था गिरवरधारी चौधरी बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इनमें सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया था। और नमक सत्याग्रह के समर्थन में अगर आप देखेंगे या इसे दूसरे शब्दों में कहें कि बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से माना जाता है? तो सारण व चंपारण से बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ माना जाता है। यह महत्वपूर्ण है। भारत में नमक सत्याग्रह के साथ साथ आपको बिहार में भी जानना है। और बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ सारण व चंपारण से माना जाता है। बिहार में नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? मोतिहारी में राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा JB कृपलानी, और सारण व चंपारण में विपिन बिहारी शर्मा ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था।
परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर 2-3 फैक्ट्स है, उसे हम लोग याद कर लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन कब हुआ? बताइए। 2 जनवरी 1946 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक सचिव कौन थे? संस्थापक सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था? मुरली भरावा, वही रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था। अब आइए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रारंभ है वह कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन कब हुआ? 53वां अधिवेशन हुआ था इसका रामगढ़ में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। किसकी अध्यक्षता? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, जो कि 53वां कांग्रेस का अधिवेशन माना जाता है, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। और इसी से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ माना जाता है। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिन्हा थे और बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो ये दोनों फैक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर देखा जाए बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो आता है वह है भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगर भारत छोड़ो आंदोलन को देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। और गिरफ्तार करने वाले जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिन्होंने गिरफ्तार किया वे पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पटना के जिलाधिकारी थे उस समय W.G. ऑर्चर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने गिरफ्तार किया? W.G. ऑर्चर, जो कि पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के प्रतिक्रिया के रूप में महाधिवक्ता बलदेव सहाय के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण के द्वारा जेपी के द्वारा आजाद दस्ते का गठन किया गया था नेपाल के राजबिलास जंगल में, ठीक है। इस समय छात्रों के द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन किया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल में बैठक के द्वारा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिला चरखा क्लब के द्वारा जुलूस निकाली गई जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी ने की, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। तो यह महत्वपूर्ण है। महिला चरखा क्लब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में महिला चरखा क्लब के द्वारा जुलूस निकाला गया? तो आप बताएंगे भगवती देवी के नेतृत्व में, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के द्वारा ध्रुव दल की स्थापना हुई थी जेपी के द्वारा, ठीक है। तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वह है पटना का सचिवालय गोलीकांड। पटना का जो सचिवालय गोलीकांड था वह 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना का सचिवालय गोलीकांड घटित हुआ था, जिसके अभियुक्त जो था यानी कि उस समय का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन था? जिस समय पटना सचिवालय गोलीकांड घटित हुआ वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा था। तो पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त को घटित हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के 2 दिन पश्चात। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ ही हुआ था। इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट W.G. ऑर्चर थे। इस दौरान पटना इन्होंने जब गोली चलाने का आदेश दिया जुलूस निकालने वाले छात्रों पर, तो इसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। और इन 7 छात्रों का यहाँ पर नाम क्रम जगह दिया हुआ है। आप लोग इसे याद रखें, BPSC में यह पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। यह पूछा जाएगा, भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है कि पटना सचिवालय गोलीकांड के दौरान जो शहीद हुए उनमें कौन से शहीद होने वाले किस जगह से संबंधित। तो आइए हम लोग संक्षिप्त रूप में यहाँ पर देख लेते हैं। उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये सारण जिले से संबंधित हैं। राजेंद्र प्रसाद ये भी सारण से। गजपति कुमार औरंगाबाद। सतीश प्रसाद झा भागलपुर। राम गोविंद सिंह पटना। देवीपद चौधरी जमालपुर। रामानंद सिंह पटना से। तो ये 7 छात्र थे जिनकी पटना सचिवालय गोलीकांड के दौरान जिनकी डेथ हुई थी। इन 7 जो शहीद हुए थे, इनको शहीद कहा जाए तो बेहतर होगा। इन सातों छात्रों का नाम और ये कहाँ के रहने वाले थे, इनको आपको याद रखना आवश्यक है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, वैसे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं
1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खां के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। 1894 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका बिहार टाइम्स के द्वारा मांग प्रस्तुत की गई थी, जिसके संपादक थे महेश नारायण। यानी कि 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स का संपादन किसने किया? महेश नारायण ने। 1906 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा व महेश नारायण के द्वारा स्वतंत्र बिहार की मांग हेतु पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। ये सारे जो पॉइंट है वह पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग से संबंधित हैं। इसके अलावा बिहार प्रांत के गठन की मांग राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन में भी किया गया था और बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पटना अधिवेशन 1908 ईस्वी में किया गया था, जिसमें मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा बिहार प्रांत अलग बनाने को लेकर एक प्रस्ताव भी रखा गया था। अगला है परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? बताइए, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 1921 को बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुई। बिहार में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। कहाँ? सारण जिले में, जिसे नंगी हड़ताल के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल आंदोलन की शाखा गठित हुई थी। कौन थे इसके अध्यक्ष? मजहरुल हक। बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय बेसिकली जो अभी पोस्ट जो था चीफ मिनिस्टर का, उस समय प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को माना जाता है। अगला है बिहार छात्र परिषद के गठन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जयप्रकाश नारायण के द्वारा हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण कब फरार हुए? दीपावली के पर्व पर। यह प्रश्न 67वीं बीपीएससी में बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। PYQ 67वीं बीपीएससी। जयप्रकाश नारायण कब जेल से फरार हुए? दीपावली के पर्व पर। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मृत्यु तक कहाँ रहे? तो सदाकत आश्रम पटना में। और अंतिम प्रश्न है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ? 25 जुलाई को विद्रोह किया था। यानी कि सबसे पहले जो हमने बताया ऊपर, सबसे पहले रोहिणी गांव देवघर जिले झारखंड में कब हुआ था? 12 जून को। ठीक है। इसके बाद पटना में हुआ था 3 जुलाई को। इसके बाद हुआ दानापुर छावनी में 25 जुलाई को। इसके बाद मुजफ्फरपुर में हो गया था 27 जुलाई को। और यही फिर आरा में प्रारंभ हो जाता है इसी दिन। ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के सिनॉप्सिस नोट्स का डिस्कशन समाप्त होता है यहीं पे। इसके पूर्व में हमने बिहार का एंशिएंट और मिडाइवल को डिस्कस कर दिया है। आज जो बिहार की इतिहास से संबंधित एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडाइवल हो या मॉडर्न हो, सभी सेक्शन समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि प्रश्न में जो भी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सेक्शन थे वे इन तीनों वीडियो में इतिहास सेक्शन के अंतर्गत कवर हो चुके हैं। इसके अलावा प्रश्न आने की बहुत कम संभावना है। आप लोग इन सभी वीडियो को, इन तीनों लेक्चर को आप लोग काफ़ी ध्यान से और बार बार सुनकर हर एक फैक्ट्स को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।